फ्रेंड्स, हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 देख लिया। पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम 1848 ईस्वी की क्रांति को देखेंगे। पहले जो था फ्रांस में जो लुई फिलिप था उसके खिलाफ भी फ्रांस में जो था आवाज़ उठने लगा था, जिसके कारण एक और क्रांति हुआ था, वो था 1848 ईस्वी की क्रांति। इसको हम देखेंगे नोट्स में, जैसे कि लुई फिलिप जो था एक उदारवादी शासक था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी था, मतलब बहुत लालची टाइप का था और उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या किया था, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था और गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था 1840 में, जो कट्टरवादी प्रतिज्ञावादी थे। तो वैसे ही हम देखेंगे कि जो 1848 की जो क्रांति हुई, वो फ्रांस और यूरोप के इतिहास में वो बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान था। 1848 ईस्वी में जो एक दो क्रांतियाँ नहीं होती, कुल 17 क्रांतियाँ होती, इसलिए इसको क्रांति का युग भी कहा जाता है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई, यह केवल फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में फैल गया था। 1848 की ईस्वी की क्रांति के जो कारण थे, वो हम निम्नलिखित रूप से देखेंगे। 1848 ईस्वी का क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति था। ये जो लुई फिलिप था, वहाँ का जो शासक था, वो फ्रांस का, उसका जो था वो बहुत ही कमजोर और उदारवादी नीति का था, जिसके कारण भी 1848 की क्रांति का कारण बना। दूसरा है कि लुई फिलिप के शासनकाल में क्या हुआ कि देश में भूखमरी होने लगी, बेरोजगारी फैलने लगी, जिसके कारण लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोगों में तबाही मचने लगी, कोई भूख से मरने लगा, कोई के पास रोजगार नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि लुई फिलिप को मजबूर होकर गद्दी को त्यागना पड़ा। फिर उसके बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग कर इंग्लैंड चला गया और 1848 क्रांति का एक और कारण था असफल वैदेशिक नीति भी थी। अब हम देखेंगे 1848 की क्रांति के परिणाम, इसका क्या क्या परिणाम हुआ। इस क्रांति ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। जो ये 1848 की जो क्रांति है, वो फ्रांस में जो पहले पुरातन व्यवस्था था उसका क्या किया, वो अंत कर दिया और फिर से द्वितीय गणराज्य की स्थापना हो गया फ्रांस में। नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। क्या हुआ था कि उस समय जर्मनी को भी 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। तो वहाँ पर इटली और जर्मनी के जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने देखा कि लोगों में बहुत असंतोष है और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठा के क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। फिर उसके बाद हम देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण में जो था बाधक बहुत सारे तत्व थे, जिसको हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। जैसे कि 1815 ईस्वी के पूर्व में इटली जो था वो बहुत सारे भागों में बांटा गया था। जैसे कि उत्तरी इटली में बांटा गया था, जहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था उत्तरी इटली में। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव वाला क्षेत्र था। फिर मध्य इटली था, जहाँ पोप के लोगों का मतलब प्रभाव था, चर्च जैसे पोप थे। फिर दक्षिणी इटली था, जहाँ नेपल्स और सिसिली का भी था प्रभाव था। तो क्या था कि ये जो उत्तरी में बांटा गया था, ऑस्ट्रिया का जो था, मध्य इटली जो था, दक्षिणी इटली था, यहाँ का था विभिन्न विभिन्न भाषा थी, सबकी अलग अलग धर्म थे, अलग अलग भाषा थी, जिसके कारण क्या थी, बहुत ही विभिन्नता थी वहाँ पर। तो वहाँ राष्ट्रवादी की जो भावना थी उसका विकास करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वहाँ पर जो प्रमुख राष्ट्रवादी जो थे वो मेजनी और काबूर गैरवाल्डी हुए। उन्होंने ही जो किया था 1817 में जो इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें उनका काफ़ी सहयोग था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इटली के, तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा इसमें, इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ मतलब कि पहले दक्षिणी इटली में बांटा गया था, फिर उसके बाद उत्तरी इटली में बांटा गया था और बीच में जो था मध्य इटली में जाता था बांटा गया था। तो मध्य इटली में जो था वो पोप का शासन था।
तो पोप जो था वो कभी नहीं चाहता था कि दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली एक हो जाए, तो वो एक कहीं न कहीं बाधक था। तो ये एक विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण इटली का एकीकरण में बाधक तत्व बने ये लोग। पड़ोसी देश का हस्तक्षेप हुआ, जैसे कि इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। तीसरा है पोप का प्रभाव। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। मतलब पोप ये चाहता था कि वहाँ सिर्फ सारे लोग वहाँ के जो हैं वो सिर्फ एक ही धार्मिक को माने, मतलब चर्च को ये बढ़ावा दे। पर ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ये भी एक बाधक था इटली के एकीकरण में। फिर इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन थे, इसको हम देखेंगे। तो पहला था राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। वहाँ पर क्या था कि लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके कारण इटली का जो एकीकरण था उसमें सहायता होने लगा। दूसरा है फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव, और जो फ्रांस में जो छोटे मोटे घटना होने लगे उससे भी इटली के एकीकरण में सहायक होने लगे। फिर नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था उसने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेटरनी की प्रतिक्रिया सोच एवं नागरिक आंदोलन, और मेटरनी की जो प्रतिक्रिया सोच थी और नागरिक आंदोलन था उसने भी प्रमुख वहाँ पर सहायक किया। फिर मेजनी, काउंट कापूर और गैरवाल्डी का योगदान। मैंने जैसे ही पहले आपको बताया कि जैसे कि मेजनी और काउंट काबू जो थे, ये गैरीवाल्डी थे, ये जो राष्ट्रवादी थे, इनका काफ़ी योगदान था इटली के एकीकरण में, और यही कारण हुआ कि 1870 में इटली का एकीकरण संभव हो गया। और फिर मेजनी का जो संबंध था वो गुप्त दल कार्बोनी संगठन से था। अब हम लोग मेजनी के बारे में देखेंगे। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ये जो मेजनी था वो गणतांत्रिक विचार का था, मतलब उसे राजतंत्र नहीं, वो गणतांत्रिक चाहता था। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। यंग इटली का उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। अब मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया था। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। क्या हुआ कि 1840 में जब फ्रांस में पूरे यूरोप में जब क्रांति का दौर आ गया था, तो मेटरनी को क्या हुआ कि उसे ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, और उसके बाद इटली की राजनीतिक में पूर्ण जो मेजनी का आगमन हो गया, और उसके बाद मेजनी आ गया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई, और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया, मतलब वो दूसरे देश भाग गया। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बना विक्टर इमैनुअल को शासक बनाया गया था। विक्टर एनिमूल का काउंट काबुल का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद हम आगे मेजनी हमने देख लिया। अब हम उसके बाद अगले पार्ट में हम काउंट काबुल को देखेंगे।